हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम 2024-25 सत्र के लिए जीव विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले विकल्पीय क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो यहाँ पर अगर नर जननांग के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, पहला पुमंग दिया गया है, दूसरा यहाँ पर जायांग दिया गया है, तीसरा यहाँ पर परागकण दिया गया है और यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी दिया गया है। तो नर जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो यहाँ पर पुमंग है। पुमंग को ही हम क्या कहते हैं, नर जननांग कहते हैं। ये परागकण यहाँ पर क्या है, नर युग्मक है। यहाँ पर क्या पूछा गया, नर जननांग है। तो नर जननांग क्या होता है, पुमंग होता है। जायांग क्या है, यहाँ पर मादा जननांग है। गुरु बीजाणुधानी क्या है, मादा जननांग का भाग है। परागकण किसका भाग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, पुमंग। आगे हम देखते हैं, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किससे होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता का जो लिंग गुणसूत्र होता है, जब एक्स गुणसूत्र माता के किसी भी गुणसूत्र के साथ क्या करेगा, संलयित करेगा तो हमेशा पुत्री का निर्माण होता है। और जब पिता का वाई गुणसूत्र क्या करेगा, फ्यूज करेगा माता के साथ, तो पुत्र का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पिता का जो यक्ष गुणसूत्र होता है वो पुत्रियों के पास और जो वाई गुणसूत्र होता है वो पुत्रों के पास होता है। आगे दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, इन दोनों में। अर्थात यहाँ जो ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा, इन दोनों में, चिकित्सा और कृषि दोनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्वी घाट दिया गया है। आगे हम देखते हैं, अति लघुत्तीय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 47 होती है। यहाँ पर देखें, क्लाइनफेल्टर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 44 प्लस XXY। तो टोटल कितने हो जाते हैं वहाँ पर, 47 गुणसूत्र। लेकिन जब कभी भी आप टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम में टोटल कितने होते हैं, 45 ही गुणसूत्र होते हैं। जैसे 44 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स प्लस X0 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 हो जाएगी, 46 से अधिक रहेगी। और यहाँ पर टर्नर में 45 हो जाती है, 45। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। आगे दिया गया, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर होता है प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सा एंजाइम यहाँ पर होता है, प्रतिबंधन एंजाइम होता है। ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ने का काम करता है। प्रतिबंधन एंजाइम होता है और ये 2 टाइप का होता है, एक एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस। बाह्य प्रतिबंधन एंजाइम और अंतः प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम एक होता है बाह्य प्रतिबंधन एंजाइम, जो डीएनए के बाह्य सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, और एक होता है
अंतः प्रतिबंधन एंजाइम जो कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पर डीएनए को तोड़ने का काम करता है। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अगर हम जैसे मानव में देखते हैं लिंग निर्धारण, तो यहाँ पर जो दिखाया जाता है मानव में लिंग निर्धारण, वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऑटोसोम्स होते हैं नर में वो 44 होते हैं, समजात गुणसूत्र जिन्हें हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, प्लस में XX ये मादा के लिए, और नर के लिए क्या होता है 44 प्लस XY हो जाता है, यहाँ पर XY हो जाता है। तो यहाँ पर समजात गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, यहाँ पर XY होते हैं। ये किसके लिए है, ये मादा के लिए है, ये किसके लिए है मादा के लिए, और ये किसके लिए है नर के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम मादा को इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर वहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर नर में क्या है, जो लिंग गुणसूत्र है वो विषम युग्मजी X और Y है, और जो मादा है मादा में क्या है समजात है X और X है। लेकिन अगर पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में जो मादा होती है, मादा का जो गुणसूत्र होता है वो विषम युग्मजी होता है। वहाँ पर क्या हो जाएगा OZW, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नर में ZZ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करते हैं। यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है OZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो मादा होती है, मादा को हम ZW से और यहाँ पर नर को हम ZZ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दिया गया यह क्रियाविधि कुछ कीटों, तितली और माथ और कुछ कशेरुकियों, मछलियों, सरीसृपों और पक्षियों में पाई जाती है। नर में 2 समरूप लिंग गुणसूत्र होते हैं। समरूप गुणसूत्र मीन्स यहाँ पर इसे हम ZZ से लिखते हैं, जिन्हें हम ZZ से निरूपित करते हैं। इनसे समयुग्मक उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत अगर हम मादा में देखेंगे तो मादा में 2 विषम रूपी लिंग गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम ZW से निरूपित करते हैं, जिन्हें हम ZW से प्रदर्शित करते हैं। इसमें विषम युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए मादा 2 प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जिसमें से Z या W गुणसूत्र होते हैं। नर में शुक्राणु समान प्रकार के होते हैं। अतः पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो मादा के W गुणसूत्र द्वारा होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के Z युग्मक से संलयन करता है तो युग्मनज ZW बनता है, जिससे मादा संतति की क्या होती है उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाएगी। अतः जीवों में लिंग निर्धारण मादा के W गुणसूत्र द्वारा होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के Z युग्मक के साथ, जब नर का शुक्राणु किसके साथ मादा के Z से संलयन करता है, जब नर का शुक्राणु मादा के Z से संलयन करता है तो ZZ युग्मनज बनता है, जिससे नर संतति उत्पन्न होती है। और यदि मादा शुक्राणु के W युग्मक संलयन करेंगे नर के साथ तो ZW का निर्माण होता है, जो मादा का विकास करता है। इस प्रकार की संतति में 1 अनुपात उत्पन्न होने की संभावना होती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉस बना करके कि क्रॉस किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जो मादा होता है, मादा को हम ZW से निरूपित करते हैं, ZW से निरूपित कर दिया, और यहाँ पर नर को हम ZZ से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेंगे युग्मक, एक Z बनेगा और दूसरा क्या बनेगा W बनेगा। यहाँ पर नर में हम देखते हैं दोनों जो शुक्राणु बनेंगे वो ZZ वाले ही बनेंगे। जब कभी भी नर का शुक्राणु मादा के Z के साथ संलयित होता है, Z वाले के साथ संलयित होता है अंडाणु के साथ, तो यहाँ पर ZZ का निर्माण होगा, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा एक नर बनेगा। और जब कभी भी यहाँ पर Z क्या करेगा, पुरुष का
जो नर का शुक्राणु Z है वो W के साथ संलयित करेगा, तो यहाँ पर किसका निर्माण करेगा? मादा का निर्माण करेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है वो यहाँ पर मादा होता है, जो कि उसका जस्ट अपोजिट होता है। इस प्रकार से मादा मक्खी में, जो मादा पक्षी में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर मादा होता है। मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो विषम युग्मकी होता है, और नर का क्या होता है यहाँ पर समयुग्मकी होगा, जो मानव का जस्ट अपोजिट होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए का चित्र देखते हैं कि किस प्रकार से वाटसन और क्रिक मॉडल का डीएनए मॉडल बनता है। तो यहाँ वाटसन और क्रिक मॉडल का जो डबल हेलिक्स मॉडल बनता है वो यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ऐसे होती है और दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं ऐसे होती हैं। यहाँ पर एक श्रृंखला का न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड के द्वारा जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये इसका जो एक कुंडल है उस 34 एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक श्रृंखला को 5' से, दूसरी को 3' से डिनोट करते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से एक को किससे डिनोट करेंगे? 3' से, और दूसरी को किससे डिनोट करेंगे? 5' से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखेंगे कि एडेनिन जो जुड़ा होता है, जो प्यूरिन बेस पेयर होता है वो प्रिमिडीन के साथ, थायमिन के साथ जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किसके साथ जुड़ा होता है? साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार से क्या बनते हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बन करके क्या होता है? तैयार होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, आर्किड आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि जब आर्किड क्या करता, अधिपादप के रूप में, किसके रूप में? अधिपादप के रूप में ये आम की शाखा पर उगता है, और ये सहभोजिता दर्शाता है, और ये सहभोजिता दर्शाता है। ये आम की शाखा पर उगता है और उग करके क्या करता है? उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। इसको वहाँ पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन आम की शाखा को ना ही कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। तो ये क्या दर्शाता है? सहभोजिता की क्रिया को क्या करता है? ये दर्शाने का काम करता है। यहाँ पर हम देखेंगे आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उगकर सहभोजिता प्रदर्शित करता है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जो आम का पौधा होता है उसको ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होता है, लेकिन जब आर्किड आम के पेड़ की शाखा पर उगता है तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। आम की शाखा पर आर्किड जो होता है अधिपादप के रूप में उगता है। आर्किड जो होता है किसके रूप में? अधिपादप के रूप में उगता है, और उसको क्या होता है? लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है ना ही कोई नुकसान होता है। तो इस तरीके से आर्किड और आम के पेड़ के बीच की पारस्परिक क्रिया जो होती है उसे हम सहभोजिता कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लघु बीजाणुधानी, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में 3 अंतर लिखिए। क्या लिखना है? लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में 3 अंतर लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी में
और गुरु बीजाणु धानी में क्या अंतर होता है। यहाँ देखेंगे, यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेप्टम से घिरी होती है। यह कितने स्तर से घिरी होती है? बाह्य त्वचा से, मध्य स्तर से, टेप्टम से क्या होती है? घिरी रहती है। जबकि क्या होती है? गुरु बीजाणु धानी एक अंतःवरण के द्वारा ही घिरी रहती है। किसके द्वारा? अंतः अध्यावरण के द्वारा ही घिरी रहती है। इसके ऊपर एंटेगुमेंट होता है जिसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर क्या होती है? गुरु बीजाणु धानी होती है। लेकिन लघु बीजाणु धानी जो होती है वो बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेप्टम से घिरी रहती है। दूसरा अंतर देखते हैं, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। परागकण मात्र कोशिका से या पराग मात्र कोशिका से क्या विकसित होते हैं? सूक्ष्म बीजाणु विकसित होते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। लेकिन हम देखते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। जो कि कहाँ पर विकसित होते हैं? अंडाशय में विकसित होते हैं। तीसरा अंतर देखेंगे, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का ही एक सक्रिय गुरु बीजाणु का ही निर्माण होता है। अंतर दिया गया अगला, परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है। गुरु बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है जो मादा युग्मकोद्भिद बनाता है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। इस तरीके से लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु धानी में अंतर क्या होता है? कन्फर्म होता है। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। अगर हम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर जो नर होते हैं, नर के पास 44 क्या होते हैं? यहाँ पर 44 प्लस 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो नर होता है वो कैसा होता है? विषम युग्मकी होता है। और मादा कैसी होती है? समयुग्मकी होती है। और यहाँ पर मादा की बात करेंगे तो 44 प्लस एक्स होती है। यहाँ पर जो पिता का, यहाँ पर हम युग्मक बना लेते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई 2 प्रकार के शुक्राणु अलग अलग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अंडाणु होते हैं उनमें समान गुणसूत्र पाया जाता है। और जब यहाँ पर पिता का यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के अंडाणु के साथ संलयित करता है तो यहाँ पर यक्स अर्थात मादा बन जाती है। और जब यहाँ पर वाई गुणसूत्र आकर के क्या करता है? वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु आकर के मादा के अंडाणु के साथ किसी भी अंडाणु के साथ फ्यूजन करता है, संलयित करता है, तो यहाँ पर किसका निर्माण करता है? नर का निर्माण करता है। अर्थात जो पिता का यक्स गुणसूत्र होता है पुत्री के साथ और वाई गुणसूत्र किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार होता है वो पुरुष होता है, स्त्री नहीं। इसीलिए स्त्रियों को कोई दोष नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जो पुत्र और पुत्री होने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? पुरुष है, ना कि स्त्री। इसीलिए स्त्रियों को यहाँ पर कोई दोष नहीं देना चाहिए। आगे हम देखते हैं एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दिया गया है जो क्वेश्चन कि एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए मेंडल की प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल की प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल का जो पहला नियम है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर हम मेंडल के पहले नियम में देखते हैं कि जब एक समय में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर विपरीत लक्षण में एक लंबा पौधा लिया जाता है, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जाता है जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा स्मॉल टी। यहाँ पर एक जोड़ी लक्षण ही लिए गए हैं। यहाँ पर हम युग्मक का निर्माण करते हैं तो एक बनेगा कैपिटल टी, इधर भी बनेगा कैपिटल टी, इधर बन जाएगा स्मॉल टी और इधर भी बनेगा स्मॉल टी।
तो यहाँ पर हम संकरण की प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी किसके साथ, स्मॉल टी के साथ संलयित कर जाएगा और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएंगे और ये भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। और सब के सब संतानें कैसी होंगी, संकर प्रजाति की होंगी। कैसी होंगी, संकर प्रजाति की। तो एक संकर संकरण का मतलब होता है कि एक समय में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो वहाँ पर देखा गया कि जो पहली पीढ़ी होती है उसमें सभी पौधे क्या होते हैं, संकर होते हैं। अर्थात उनमें क्या होता है, एक ही जनक का कैरेक्टर पहली पीढ़ी में दिखाई देता है। इसीलिए इसे मंडल ने क्या बता दिया था, प्रभाविता का नियम कहा था। यहाँ पर देखेंगे नोट्स के रूप में दिया गया, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधे के मध्य एक संकर क्रॉस कहलाता है। जब एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य जो संकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मटर के लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले किंतु विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। F1 पीढ़ी में लंबेपन के उत्तरदायी कारक कौन था, कैपिटल टी था। बौनेपन का कारक पर प्रभावी होता है, बौनेपन पर जो कैपिटल टी कारक होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, कारक प्रभावी होता है। अब F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता है। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्मक में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर नोट्स भी दी गई है और यहाँ पर क्रॉस भी दिया गया है। एक लंबा पौधा लिया गया, दूसरा पौधा बौना लिया गया। यहाँ पर युग्मक बना दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बन गया कैपिटल टी, इधर दोनों बन गए स्मॉल टी। और यहाँ पर जब संकरण कराया गया तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। और सभी पौधे कैसे बन गए, संकर लंबे और विषम युग्मकी। संकर लंबे पौधे बन गए और विषम युग्मकी F1 पीढ़ी में। तो इस तरीके से यहाँ पर नोट्स भी कंप्लीट करते चलेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और वैक्यूलोवायरेसिस क्या है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या है, एक प्रकार से जीवाणु कवकों का क्या है, पदार्थों का समूह होता है जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। क्या होता है जैव उर्वरक, कुल मिलाकर के जीवाणुओं और कवकों का क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है जो कि मिट्टी में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों को देने का काम करता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। और यह मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर हम जैव उर्वरक की डेफिनेशन को लिखेंगे कि कुछ जीवाणु जो भूमि की पोषण गुणवत्ता तथा उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ जीवाणु जो भूमि की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। कुछ जीवाणु क्या करते हैं, जो भूमि की पोषण गुणवत्ता तथा उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जीवाणु के अतिरिक्त कुछ मुख्य स्रोत जैसे कवक भी होते हैं तथा नीलहरित शैवाल भी होते हैं। ये सभी पौधों के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करके इसे किस फॉर्म में पौधों को देने का काम करते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में पौधों को देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो जैव उर्वरक है क्या है, ये कुछ जीवाणुओं, कवकों और नीलहरित शैवालों से बने पदार्थों का समूह होता है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि वह
यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे, वैक्यूलोवायरसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो वैक्यूलोवायरसेस है, वैक्यूलोवायरसेस एक प्रकार का क्या होता है, रोगजनक होता है। क्या होता है, रोगजनक होता है। एक प्रकार से क्या है, रोगजनक होता है, जिनको कीटों व अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये कुल मिलाकर के एक वायरस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसस वायरस के वंश का सदस्य है। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसस वायरस वंश के सदस्य हैं। ये पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों एवं अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं दिखाते हैं। ये केवल विशिष्ट लक्षण पर कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किनको नष्ट करने, कुछ कीटों एवं आर्थ्रोपोडा को नष्ट करने का काम करते हैं। और ये क्या हैं, एक होता है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसस वायरस वंश, उसी के क्या हैं, ये सदस्य हैं। तो वैक्यूलोवायरस एक प्रकार का क्या है, वायरस है जो कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करने का काम करता है। अर्थात इसे हम कीटनाशीय उपचार के लिए अति उत्तम मानते हैं। कीटनाशीय उपचार के लिए वैक्यूलोवायरस को हम क्या मानते हैं, अति उत्तम मानते हैं, क्योंकि ये कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं पीसीआर क्या है। पीसीआर क्या है, पीसीआर को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पीसीआर के द्वारा एक साथ कई जीन की कॉपियों को हम क्या करते हैं, तैयार करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इसी विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण दिया गया है यहाँ पर निष्क्रियण, दूसरा चरण ताप अनुशीलन, तीसरा चरण विस्तार। अगर हम पहले चरण की बात करेंगे, निष्क्रियण क्या होता है, तो निष्क्रियण में हम देखेंगे कि निष्क्रियण में डीएनए को 92 डिग्री पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर 1 मिनट के लिए जब हीट करते हैं तो जो डीएनए का स्टैंड होता है, दोनों क्या होते हैं, जब डीएनए ऐसे आपस में क्या होता है, अटैच हो जाता है, तो डीएनए क्या होता है, बीचों बीच से क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, दोनों स्टैंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद तापानुशीलन में देखते हैं। तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतया 48 डिग्री रहता है। इसे इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है, तो 48 डिग्री पर रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विस्तार में, यहाँ पर देखेंगे विस्तार में क्या किया जाता है, तो इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो 27 डिग्री पर 1 मिनट के लिए लिया होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुणा तक परिवर्धित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो जीन की जो प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती हैं, इसी पीसीआर के द्वारा तैयार की जाती हैं, और इससे कम समय में ही जीन की बहुत सारी कॉपी बन करके तैयार हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, या अंग्रेजी में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, एक न्यूक्लियेज श्रेणी का एंजाइम होता है, जो डीएनए को बाहरी छोरों से, जो डीएनए को क्या करता है, बाहरी छोरों से न्यूक्लियोटाइड को कट करके हटाने का काम करता है, और जो अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो डीएनए को किसी विशेष पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटने का काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम वास्तव में न्यूक्लियेज श्रेणी के होते हैं। ये वह न्यूक्लियेजेज तथा अंतः न्यूक्लियेजेज दोनों प्रकार के होते हैं। वह न्यूक्लियेजेज डीएनए के एक सिरों से न्यूक्लियोटाइड को
पृथक करते हैं। इसमें जो बाह्य न्यूक्लियेज अर्थात एक्सोन्यूक्लियेज होता है वो डीएनए के बाहरी छोरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करने का काम करता है, जबकि अंतः न्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। वह विशिष्ट स्थान क्या होता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है। उस स्थान पे चिन्हित करके उसको काटने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो डीएनए को कट करने का काम करता है। ये दो प्रकार का हो जाएगा, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। जो बाह्य प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो डीएनए को बाहरी छोरों से कट करने का काम करता है, और जो अंतः न्यूक्लियस एंजाइम होता है डीएनए को विशेष पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में। यहाँ पर इसके निम्न उपयोग दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कार्बनिक कृषि में। अगर हम कार्बनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इस कृषि में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव पीड़कनाशी, जैव उर्वरक तथा जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके द्वारा फसली पौधों को आनुवांशिक रूप से विकसित करके भोजन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। तो सबसे पहला जो कृषि में योगदान है वो कार्बनिक कृषि में। दूसरा दिया जा रहा है रासायनिक कृषि। अगर हम रासायनिक कृषि की बात करते हैं तो रासायनिक कृषि में क्या होता है? उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के पश्चात भी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरक व पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, और यह कृषि रसायन मृदा, जल व भोज्य पदार्थों को भी अत्यधिक दूषित करने के लिए दूषित करते हैं। आगे देखते हैं हम कि अगला जो योगदान है वो आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे सजीव जिनके जीन्स स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या बना जाता है? जीएमओ फसल का भी निर्माण किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का भी निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनती है। वह जीन दूसरे जीन में कृत्रिम रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्रवेश करा जाता है, जिसे ट्रांसजीन कहलाते हैं। यहाँ पर जब क्या किया जाता है, एक जीव से, एक अधिक उत्पादन कर देने वाले जीव से वांछित जीन को निकाल करके जब किसी दूसरे जीव में जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो जीन क्या कहलाती है? ट्रांसजीन कहलाती है। तथा वे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी से आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीक के द्वारा जीन प्राप्त कर लेते हैं वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। और वे फसलें जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा ट्रांसजीन प्राप्त करती हैं आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहलाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या जो जीएम फसलें बन जाती हैं उनसे निम्नलिखित लाभ मिलता है। जीएम फसलें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं फसलें, वो क्या होती हैं? पौधों एवं फसलों को उत्पन्न करने में बहुत कम समय लगता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल होती है उसमें उसको उगाने में क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। आगे दिया गया है, अजैव प्रतिबलों के प्रति अत्यधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण होता है। चाहे सूखा पड़े, ठंड पड़े, ताप पड़े, उसको आसानी के साथ सहन करती हैं, सहन करने की क्षमता होती है इनमें। रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशकों पर कम निर्भर होती हैं। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। खाद्य पोषक पदार्थों पोषक स्तर में वृद्धि, और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है ऑर्गेनिक खेती के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के लिए, बीटी फसल के लिए, इन सब के लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। पारजीनी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यहाँ पर पारजीनी के बारे में हम देखते हैं कि अगर पारजीनी की बात करेंगे तो पारजीनी एक ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिया जाता है। अभी मैंने बताया था कि एक अच्छे उत्पादन करने वाले जीवधारी से जीन को निकाल करके जब दूसरे जीवधारी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है तो ये जो जीन होती है ट्रांसजीन कहलाती है। और ट्रांसजीन जब जाती है यहाँ पर तो अपने लक्षण को भी क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इस तरीके से जब यहाँ पर डीएनए क्या कर लिया जाता है, इसका जीन निकाल करके इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो जो ये जीवधारी बनता है ये क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक या पारजीनी जीव कहलाता है। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? पारजीनी जंतु कहलाता है।
यहाँ पर जो आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन, उत्पादन एवं अपघटन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे उत्पादन क्या होता है। एक हरे पादप द्वारा एक निश्चित समयावधि में, एक हरे पादप के द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्राप्त इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न किए गए, एक हरे पादप द्वारा एक निश्चित समयावधि में इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए अजैव पदार्थ या कार्बनिक सामग्री की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। और अगला जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें अंतर क्या है अपघटक में। अपघटक क्या होते हैं, कुछ जीवाणु आदि होते हैं, कवक आदि होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषक पदार्थों में विखंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, मुक्ति होती है। इधर देखेंगे, इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। इसमें सौर ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। तो इस तरीके से उत्पादन और अपघटन में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला अंतर है सहभोजिता और परजीविता में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सहभोजिता और परजीविता में अंतर कि सहभोजिता क्या होता है। अभी मैंने बताया था सहभोजिता ऑर्किड और आम के पेड़ के बीच का संबंध। अगर हम सहभोजिता की बात करते हैं तो सहभोजिता में दो जीव आपस में मिलकर के रहते हैं। एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ हो जाएगा, दूसरे जीव को न लाभ होता है ना ही हानि होती है। जैसे ऑर्किड आम की पेड़ की शाखा पर उगता है, आम की पेड़ की शाखा पर उगता है, तो ऑर्किड को लाभ होता है, आम को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अपघटन उसमें बात करेंगे परजीविता में, तो कुछ विषम पोषी जीव होते हैं। कौन से जीव, विषम पोषी जीव, जो कि किसी बड़े जीवधारी के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें हम परजीवी कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। मीन्स जो विषम पोषी जीव होते हैं वो किसी बड़े जीवधारी के अंदर या बाहर अंतःपरजीवी या बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, उसे हम होस्ट सेल भी कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परजीविता भी कहते हैं। यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए, अनुवांशिक कूट क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए, जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करिए। इस तरीके से यहाँ पर दीर्घ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि 5 नंबर के हैं। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम भी देख लेते हैं। नर जनन तंत्र का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से नर जनन तंत्र का डायग्राम होता है। ये पूरा का पूरा क्या दिया गया है, यहाँ पर ये अधिवृषण दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये वृषण दिया गया है, अधिवृषण यहाँ पर दिया गया है। वृषण से निकलती हैं वृषण जालक, वृषण कोश से वृषण जालक, वृषण कोश से अपवाही नलिकाएँ जो निकलती हैं अधिवृषण के कैपुट भाग से जुड़ती हैं। अधिवृषण का लास्ट वाला भाग काटा शुक्रवाहिनी से जुड़ता है और शुक्रवाहिनी जा कर के यहाँ पर शुक्राशय के साथ जुड़ती है। ये शुक्राशय दिया गया, शुक्राशय के साथ जुड़ती है। इधर भी यहाँ पर शुक्राशय दिया गया है। इससे जुड़ करके क्या बनाता है, एक आगे बना लेता है एक नाल, जिसे हम स्खलन नाल के नाम से जानते हैं, स्खलन नलिका के नाम से जाते हैं। स्खलन नलिका जाकर के आगे प्रोस्टेट के साथ मिलती है। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई जा रही है इधर,
और इधर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में मिल जाती है, जिससे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक डायग्राम इस तरीके से, यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे मूत्राशय होता है, यहाँ से ये मूत्र मार्ग होता है जो नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर वृषण होता है। वृषण से ऐसे जाती है शुक्रवाहिनी, ऊपर से जाकर के ऐसे आती है यहाँ पर, जो शुक्राशय से जुड़ जाती है। शुक्राशय के बाद यहाँ स्खलन नलिका से आकर के जुड़ जाती है। इधर भी वृषण से निकल करके जाती है शुक्रवाहिनी, ऊपर की तरफ आती है, और यहाँ आकर के शुक्राशय के साथ जुड़ करके स्खलन नलिका का क्या करती है, निर्माण कर देती है। आकर के यहाँ से जुड़ जाती है। यहाँ पर जब जुड़ती है तो प्रोस्टेट का क्या करती है, निर्माण करती है, और इस तरीके से बॉडी से बाहर इधर की तरफ ये शुक्राशय हो जाएगा, ये शुक्राशय हो जाएगा, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी, ये मूत्र मार्ग हो जाएगा, ये मूत्र नलिका हो जाती है, ये मूत्राशय होता है, ये शुक्र वाहिनी हो जाती है, ये शुक्र वाहिनी हो जाती है। यहाँ पर इस तरीके से नर जनन तंत्र का पूरा यहाँ पर चित्र दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे होता है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु, यहाँ पर अगर हम लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अगर देखेंगे हम पराग कोष को, प्रारंभिक अवस्था में हम क्या देखेंगे, पराग कोष को देखेंगे तो पराग कोष एक किसके रूप में होता है, एक गोले के रूप में होता है। पराग कोष एक छोटे से उभार के रूप में निकलता है जो गोलाकार या अंडाकार संरचना को दर्शाता है। प्रारंभिक अवस्था में पराग कोष किस रूप में होता है, एक गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होता है। इस गोलाकार अंडाकार संरचना में अविभेदित समरूपी विभाज्य ऊतक कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जो कि बंटा हुआ नहीं होता, बिल्कुल समान कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जो बाहर से एक बाह्य स्तर से घिरा रहता है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। शुरुआत में क्या होता है, ये विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का समूह होता है जो बाहर से एपिडर्मिस से घिरा रहता है, एपिडर्मिस से घिरा रहता है। इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं सबके सब कैसी हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं हैं। इन विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं को ऊपर की तरफ क्या घेर के रखा है, एपिडर्मिस सेल। कौन सी सेल, एपिडर्मिस सेल। यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा ये एपिडर्मिस सेल है, जो ऊपर की तरफ चारों तरफ दिखाई देती है, और अंदर की तरफ क्या है, ये विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का क्या है, समूह है। धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन, अगला देखेंगे आगे पॉइंट, धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है, और इसी के साथ चारों कोनों पर स्थित अधिचर्म के ठीक नीचे अधश्चर्म क्षेत्र में ऊर्ध्व पंक्तियों समूह में स्थित कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर के अपने स्पष्ट केंद्रक तथा घने कोशिका द्रव्य के कारण शेष कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियल कोशिका कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक कोशिका, यहाँ पर देखेंगे एक कोशिका, यहाँ पर देखेंगे एक कोशिका, यहाँ पर देखेंगे एक कोशिका। चारों कोनों पर ये जो चारों कोशिकाएं होती हैं, ये इन जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, ये विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं, चारों कोनों पर अपने आकार को बढ़ा करके अन्य शेष कोशिकाओं से क्या होती हैं, भिन्न हो जाती हैं, और बीच में किसका निर्माण हो जाता है, संवहन ऊतक का निर्माण हो जाता है। और इसके अधचर्म के ठीक नीचे जो अधश्चर्मी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं चारों कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल कोशिका कहेंगे। आगे वाले डायग्राम में देखेंगे कि ये जो आर्कीस्पोरियल कोशिका होती हैं विभाजित हो जाती हैं, तो ऊपर की तरफ प्राइमरी कोशिका और नीचे की तरफ स्पोरोजिनस सेल का क्या करती हैं, निर्माण कर लेती हैं। नीचे की तरफ क्या बनाती हैं, स्पोरोजिनस सेल का क्या करती हैं, निर्माण कर लेती हैं। तो यहाँ पर दो कोशिकाएं, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, ऊपरी ओर प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगी, प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगी, और नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। और आगे फिर से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, आगे फिर से क्या करेगी, ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगी। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है ये क्या करती है, ये मध्य परत का और टेप्टम का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं उनसे लघु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, और लघु बीजाणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनसे परागकणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे देखेंगे कि दिया गया आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर के
नीचे की तरफ क्या बनाती है, अधिचर्म के नीचे मतलब बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं निरंतरित विभाजन होकर संपूर्ण परागकोश का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। अब देखेंगे कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर के 3 से 5 स्तर की भित्तियों का निर्माण करती हैं, जिनमें अंतःस्तर क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से बनने वाले बाहरी जो अधिचर्म के ठीक नीचे होता है उसको अंतःस्तर कहते हैं। उसके बाद मध्य स्तर का निर्माण करती हैं प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती हैं प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। उसके बाद क्या करती हैं, टेप्टम का निर्माण कर लेती हैं। टेप्टम का जब निर्माण कर लेती हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो एक परागकण का क्या, परागकोश का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। परागकोश के अंदर परागधानियों का भी निर्माण हो जाता है। तो जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के बीजाणुजनक कोशिकाएं बनाती हैं। और जो अंत में जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो 2 या 2 से अधिक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बीजाणुजनक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं और अंत में उन बीजाणुजनक कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उन जो बीजाणुजनक कोशिकाएं बनती हैं जो अंत में लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। और यहाँ पर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो दिया गया लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या करती हैं, निर्माण कर लेती हैं। इस दौरान टेप्टम की कोशिकाएं भी नष्ट होने से पहले क्या बनाती हैं, गोल कणिकाएं बना लेती हैं। सुबेरे नहीं रहा सुबेरे घर में दिया ठीक रहे, शाम को ठीक है। इस प्रकार से लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है 2024 और 25 के लिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। हम अगले मॉडल पेपर को लेकर के उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।